तो आज हम करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में आपको सीधे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। वही क्वेश्चन सिर्फ हम करेंगे इसमें। तो 5-5 क्वेश्चन हम सभी यूनिट से लिए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है और इतना में ही मोस्ट प्रोबेबली आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसमें हम सेलेक्ट किए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि समझने में आसानी हो इसलिए दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल रखें। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से आपका आता है 14 मार्क्स का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है। तो बोर्ड्स मॉडल जो होता है वो होता क्या? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास ही घूमते रहते हैं, जो कि एक सर्कुलर पाथ में, जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी के आसपास घूमते रहेंगे एक सर्कुलर पाथ में, मतलब कि गोलाकार वे में घूमता रहेगा इस हिसाब से घूमता रहेगा। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ से घूमता रहता है। और जिस रास्ते पे घूमता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। इस हिसाब का कितना सेल होगा, ऑर्बिट होगा, उसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं। ठीक है, तो जिस रास्ते पे घूमता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं। इस हिसाब का रास्ता था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, है ना, बीच में क्या था? न्यूक्लियस था, उसको हम ऑर्बिट या फिर शेल बोलते हैं। ठीक है, और जब तक, दूसरा पॉइंट, कि जब तक एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन स्टेज इन वन ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में ही रुका रहेगा, इट डज नॉट गेन और लूज एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिट में रुका रहेगा, तो जब अगर ये इलेक्ट्रॉन रुका है तब न एनर्जी ये गेन करेगा और न ही लूज करेगा, क्या करेगा? लूज करेगा। मतलब कि ना एनर्जी उसका बढ़ेगा ना घटेगा एनर्जी, जब तक वो क्या है? एक ही ऑर्बिट में स्टे कर रहा है, रुक रहा है, तब तक। वही, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहता है वो ऊर्जा न लेता है ना देता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे, मतलब कि गोलाकार पथ पे घूमता रहता है। तीसरा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। तीसरा है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट पे जाता है वो एनर्जी छोड़ता है लाइट के माध्यम से। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है, जब ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में जाता है, तब वो क्या छोड़ता है? लाइट छोड़ता है, प्रकाश में एनर्जी छोड़ता है। एनर्जी क्या होता है? लाइट होता है, जिसको हम प्रकाश बोलते हैं, है ना। तो लाइट छोड़ता है जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में जाता है। कहने का मतलब इस हिसाब से कक्षा बना हुआ। अब ये ऊंची कक्षा है, ये नीची कक्षा है, तो ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ेगा? लाइट छोड़ेगा। एनर्जी जो है, एनर्जी के तौर पे लाइट छोड़ेगा, या फिर एनर्जी के तौर पे लाइट छोड़ेगा। बस इतना आप समझिए। ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में जाएगा तब वो एनर्जी छोड़ेगा, लाइट छोड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब एनर्जी इट जम्प्स टू अ हायर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, मतलब लेता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है, एनर्जी को लेता है, तब वो ऊंची कक्षा में चला जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से था कक्षा। अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब वो एनर्जी लेगा तो ऊंची कक्षा में, यहाँ से इस कक्षा में चला आया, ऊंची कक्षा में चला जाएगा। और हर कक्षा की ऊर्जा का फॉर्मूला ये सेम है, तो ये आपको याद रखना है कि हर कक्षा का ऊर्जा जो है E = -13.6 पर n² eV होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। हर कक्षा की जो ऊर्जा होता है, हर सेल का एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट E = -13.6 पर n² eV। इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन वही इसी में था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन बोर्स एटॉमिक मॉडल था, उसके साथ साथ था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी
एक्सप्लेन करना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब आप समझिए कि ये प्रकाश से रिलेटेड चीज़ होगा, लाइट से रिलेटेड चीज़ होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब ये लाइट से रिलेटेड चीज़ होगा, जैसे कि पराबैंगनी हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, अवरक्त हो गया। तो जब जैसे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात करेंगे तो इसमें एन का बात होगा। तो जब एन 1 रहेगा, ठीक है, तब वो लाइमन श्रृंखला में गिरेगा और पराबैंगनी कलर का क्षेत्र बनेगा, पराबैंगनी कलर का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। यूवी रेज जिसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए यूवी रीजन का क्षेत्र बनेगा जब एन 1 पे गिरेगा, जिसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं, ठीक है। और जब एन 2 पे गिरता है तब वो विजिबल लाइट बनाता है, दिखाता है, जो कि बाल्मेर सीरीज में होता है, ठीक है, बामर श्रृंखला में होता है जब 2 पे गिरता है तब। और एन 3 पे गिरता है तो इंफ्रारेड क्षेत्र में जाता है और पाषाण श्रृंखला बनाता है, वही है इंफ्रारेड क्षेत्र में जाता है। इन जब 3 पे गिरता है तो इंफ्रारेड क्षेत्र में जाता है और पाषाण सीरीज बनता है। वही चीज़ आपको लिखना है कि लेमन सीरीज तब बनता है जब इन जो है वो 1 पे गिरे और यूवी रीजियन बनाए, ठीक है। और जब बाल्मर सीरीज तब होगा जब एन 2 पे गिरे और विजिबल लाइट हो उसमें। और पासन श्रृंखला, पासन सीरीज तब बनेगा जब एन 3 पे गिरेगा और वो इंफ्रारेड क्षेत्र में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर और सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको एक्सप्लेन करना। तो 4 क्वांटम नंबर्स क्या होता है? 4 क्वांटम नंबर्स एक होता है प्रिंसिपल एन, एक होता है अजीमुथल एल, और एक होता है मैग्नेटिक एम, और एक होता है स्पिन एस, ठीक है। अब ये 4 चीज़ होता है क्या पहले? तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, जो किधर गया, प्रिंसिपल एन जो था उसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इस ये बीच में एन था, एक से लिए था, एक से लिए था, एक से लिए था, एक से लिए था, सब में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल एन ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में, इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, ठीक है। और ये जो था अजीमुथल एल, ये क्या, इसको हम बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। ये बताता है कि ऑर्बिटल का आकार कैसा है, ये जो ऑर्बिटल है इसका आकार किस हिसाब का है, कैसा है, वो चीज़ बताने का काम करता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये क्या बताता है कि ऑर्बिटल की दिशा बताता है, ऑर्बिटल कौन से दिशा में है। ऑर्बिटल का आकार बताता है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको एल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, उसको एन से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, वो बताते हैं प्रिंसिपल एन, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। और ऑर्बिटल की संख्या अविन्यास बताती है। ये -1 से +1 तक होता है, -1, -0, +1, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कौन? ये ओरिएंटेशन इन स्पिन मैग्नेटिक बताता है। वैल्यूज जो हो सकता है -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल की दिशा बताता है। कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। लास्ट है इसमें स्पिन। तो स्पिन क्या करता है? स्पिन मतलब घूमने का काम करता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताता है कि कौन सी साइड से, जब जैसे कि इस साइड से घूम रहा है तो लेफ्ट टू राइट घूम रहा है, और मान लो ये इस साइड से घूम रहा है तो राइट टू लेफ्ट घूम रहा है, तो वही ये डायरेक्शन बताता है। कौन? स्पिन। ये इसका वैल्यू क्या होगा? +1/2 से -1/2 तक, वही चीज़ है। चक्रण क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन का घूमने की दिशा बताता है, तो इसका वैल्यू होगा +1/2 से -1/2 तक। फिर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, क्या था? सोडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इसको आपको याद रखना है कि 3s⁻1 मेन चीज़ आपको ये याद रखना है। अभी 3 ये क्या हुआ? एन,
N3। अब N3 हम क्या बताए थे कि N3 होता है तब क्या बताता है वो, यहाँ पे देखिए N जब 3 होता था तो क्या बताता था, कहाँ गया, N जब 3 होता था तब क्या बताता था, पाषाण श्रृंखला जो कि इंफ्रारेड हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है, N3 है और इसमें ये 3 था। उसके बाद L0 है, कुछ भी नहीं है, M0 है, कुछ भी नहीं है, और S हाफ है। इसमें आपको यही चीज़ आपको लिख देना है, इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होता है ये जानना है हमको। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होता है, हंट्स रूल क्या होता है, और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को फिल करता है ऑर्बिटल्स में लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी पे। जैसे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का काम करता है। पहले किस में फिल करेगा, लोवेस्ट में, पहले कम वाला में फिल करेगा, उसके बाद हाईएस्ट में करेगा। तो पहले लोएस्ट में करेगा, उसके बाद हाईएस्ट में, उसके बाद हाईएस्ट में, उसके बाद हाईएस्ट में करते जाएगा इस हिसाब से। तो पहले 1s में करेगा, फिर उसके बाद 2s में करेगा, फिर उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में, उसके बाद 4p में। इस टाइप से फिल करेगा। सबसे पहले सबसे छोटा में करेगा, वो ऑफ बॉ प्रिंसिपल होता है। ये इतना आपको ध्यान रखना मेन पॉइंट। सबसे पहले सबसे छोटा में फिल करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको हम ऑफ बॉ प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 क्वांटम्स नंबर्स एट द नंबर्स द सेम। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सभी ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन होल्ड करेगा। पॉली एक्सक्लूशन यहाँ से समझिए। आउटबाउंड तो समझ में आ गया कि इसमें सबसे कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल में पहले भरते हैं। सबसे कम ऊर्जा वाला पहले इसमें भरेगा, फिर उसमें भरेगा, फिर 2p में, फिर पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, इस हिसाब से बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाला में भरेगा इस हिसाब से। लेकिन पाउली का क्या था कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसा नहीं हो सकता। तो किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक जैसा नहीं हो सकता। आपको इतना ही ध्यान रखना है, चारों एक जैसा नहीं हो सकता, कहने वाला चारों अप ही नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, ये चीज़ गलत बता दिए। हाँ, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक अप होगा, एक डाउन होगा, एक अप होगा, एक डाउन होगा, इस हिसाब से होगा। दोनों अप ही नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पाउली में बताता है। होन्स रूल क्या होता है, होन्स रूल समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो फिर जोड़ी बनाओ। कहने का मतलब इतना समझिए कि मान लीजिए आपको बस से जाना, बस से आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो बस में देखिएगा 2-2 सीट रहता है, इस हिसाब से यहाँ पे इस हिसाब से 2-2 सीट रहता है। एक सीट इधर, एक सीट इधर, फिर 2 सीट रहेगा, एक सीट इधर, एक सीट इधर, फिर 2 सीट रहेगा, एक सीट इधर, एक सीट इधर। इस साइड भी 2 सीट रहेगा, एक सीट इधर, एक सीट इधर। इस साइड भी, इधर भी 2 सीट रहेगा, और इधर भी 2 सीट रहेगा। अब मान लो, अब मान लीजिए कि मतलब तो कोई भी स्टूडेंट गया, 2 स्टूडेंट गया, तो दोनों स्टूडेंट एक ही सीट पे, एक इस पे नहीं बैठेगा। क्या इससे बैठेगा, मान लो एक इस पे बैठेगा, एक इस पे बैठेगा। कम से कम एक एक सभी का 6 है ना, 6 सीट, मतलब कि 6 दूना 12 सीट है। तो टोटल 6 सीट ही है। एक है ये, एक 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो कम से कम पहले 6 पे एक एक बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद ही दूसरा दूसरा बैठाना है। अगर 5 ही आदमी आया तो एक ही इस टाइप से नहीं बैठाना कि 1 2 3 4 5, इस हिसाब से नहीं बैठाना है। इसको 5 सीट पे बैठाना होगा। पहला को इस, दूसरा को इसमें, तीसरा को इसमें, चौथा को इसमें, पांचवा को इसमें, और अगर कोई छठा है तो छठा को इसमें। इस हिसाब से पहले एक एक करके सब में फुल करो, उसके बाद फिर दूसरा करके करो। ये होन्स रूल बताता है। कौन बताता है, होन्स रूल बताता है। और उदाहरण, कार्बन के 2p स्क्वायर में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में जाते हैं। तो कार्बन के 2p स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में जाते हैं। ये होन्स रूल ही की वजह से, इतना आपको ध्यान रखना है।
बस इतना ही। और आप में और उसमें आपको कुछ नहीं जानना है। इसको शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं, ऑब्बो जो होता है वो नीचे से भरा जाता है, ठीक है, नीचे से भरा जाता है, नीचे से, क्योंकि कम वाला पहले भरेगा, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा वाला, है ना। अब पॉली क्या करता है, एक आईडी दो नहीं हो सकता, कहने का मतलब एक आईडी का एक ही होगा, फिर दूसरा आईडी का दूसरा होगा, दो सेम आईडी का नहीं हो सकता। वही चीज़ कि दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्या एक जैसा नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता। वही चीज़ है कि एक आईडी दो नहीं होंगे। और होन रूल पहले क्या करता है कि एक एक करके सब में पहले भर देता है, उसके बाद फिर दूसरा दूसरा भरेगा, इस हिसाब से ये होन रूल बताता है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन NaCl एंड CaCl2। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बंध क्या है। जब एक धातु परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी अधातु को देता है तो दोनों आयन बन जाते हैं। जब एक धातु परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी अधातु को देता है तब दोनों आयन बन जाते हैं, विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते, यही आयनिक बंध है। कहने का मतलब कि जब एक धातु जो है अपना परमाणु किसी एक धातु परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसी अधातु को देता है, ठीक है, तो दोनों का दोनों आयन बन जाता है और विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे एक प्लस आयन है, एक माइनस आयन है, तो ये दोनों आप एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि ये प्लस एक माइनस है। तो वही चीज़ है। NaCl का निर्माण कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन देता है तो Na प्लस बनता है, क्लोरीन Cl एक इलेक्ट्रॉन देता है तो Cl माइनस बनता है। अब दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, तब जाके NaCl बनता है, जिसको हम लवण बोलेंगे या फिर नमक बोलेंगे, ये चीज़। CaCl2 का निर्माण कैसे होगा, Ca दो इलेक्ट्रॉन देता है, Ca दो इलेक्ट्रॉन देता है, Cl को एक एक करके दो Cl को एक एक करके दो Ca टू प्लस बनता है। कहने का मतलब Ca एक ही था और Cl टू था, Cl दो था और Ca एक ही था, लेकिन Ca जो है दो इलेक्ट्रॉन देता है, दो Cl को एक एक करके, तो दो Cl है मेरा, Cl दो है, अब Ca मेरा एक ही है, तो Ca एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा एक एक करके, तब Ca अब दो हो जाएगा, एक ये है और एक ये है, तो Ca क्या हो गया, दो, तो वही Cl दो प्लस है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। Formed by complete transfer of electrons from a metal to non-metal. Formed by complete transfer of electrons. Complete electrons के ट्रांसफ़र से मेटल से जो नॉन मेटल बनता है, ठीक है, वही होगा आयनिक बॉन्ड। और ये मतलब कि अपोजिट चार्ज का रहता है, तो एक उसका आयन जो है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक अगर प्लस का है तो दूसरा माइनस को अट्रैक्ट करेगा। वही चीज़ है Na में प्लस है और Cl में माइनस है, दोनों अट्रैक्ट करेगा। Na डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, Cl डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर एक एक करता है, इसलिए इसमें टू प्लस नहीं लगता। चाहे NaCl सीधे नॉर्मली कहते हैं क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन CaCl2 में Cl दो है, वो Cl दो है मेरा, Cl दो है और Cl दो है और Ca एक ही है, तो Cl दो Cl है तो दोनों में तो Ca मेरा होना चाहिए, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा वो, इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए Ca के पास अब कितना हो गया, दो प्लस हो गया, यही चीज़ लिखाता है। और Cl दो माइनस है, तो दोनों मिलकर CaCl2 बनाता है। ठीक है, आगे चलता डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल हमको बनाना है। तो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप होता क्या है, एवरी मूविंग पार्टिकल्स हैज़ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जितना भी मूविंग पार्टिकल होता है, जैसे कि इंसान हो गया, ये मूविंग पार्टिकल है, इंसान, तो यहाँ पे इंसान शूट नहीं करेगा, जितना भी मूविंग पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है, इससे मूव करता रहता है, तो जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ बनाता है, ठीक है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ बनाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू H/m v,
लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू h/m/v। m क्या है, मास बताता है पार्टिकल का, और v क्या है, वेलोसिटी बताता है पार्टिकल का। ये डी ब्रॉगली रिलेशनशिप बताता है। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या, लैम्डा इक्वल टू h/m/v, जिसमें h एंड w है, लैम्डा है वेवलेंथ, h है आपका कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ये है, h का मान कितना होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगा। और m क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल होता है, पार्टिकल का भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, और v क्या है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड में। तो वही चीज़ है, m क्या है, कण का द्रव्यमान, और v क्या है, वेव। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, और h क्या है, प्लांक स्थिरांक, ये कांस्टेंट है। ठीक है, हर गतिशील कण में तरंग जैसे गुण होते हैं, तरंग जैसे इस टाइप का गुण होता है हर गतिशील में, कभी ऊपर कभी नीचे इस टाइप का। ठीक है, संख्यात्मक उदाहरण। अब एक उदाहरण देखिए, इलेक्ट्रॉन का वेग v जो है इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, द्रव्यमान m इतना दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछेगा कि इसका लैम्डा निकालिए या फिर तरंग दैर्ध्य निकालिए। क्या निकालिए, वेवलेंथ निकालिए, तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ निकालिए, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो कैसे निकलेगा, तो तरंग दैर्ध्य का सूत्र हमको पता है, लैम्डा इक्वल टू h/m/v। h हमारा क्या, 626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई m कितना है मेरा, m इसमें दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 गुने v कितना दिया हुआ है मेरा 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा तुम्हारा 2.91 एम्पियर। वही चीज़ है। यूनिट 2 में चलते हैं हम। यूनिट 2 है टोटल वाटर के बारे में। ठीक है, तो इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर टेम्पोररी होता है कि परमानेंट होता है। तो पहले हमको ये जानना है कि हार्ड वाटर होता क्या है, जिसको हम कठोर जल बोलते हैं। तो कठोर जल होता है क्या, तो जो पानी साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता वो कठोर जल होता है। इसमें Ca2+ और Mg2+ के लवण घुले होते हैं। Ca2+ और Mg2+ का लवण घुला हुआ होता है। ठीक है, जो कठोर पानी होता है, जो हार्ड वाटर होता है, वो आसानी से झाग नहीं बनाता है। यानी मतलब हम साबुन जो लगाते हैं तो फेन आता है, उसको हम झाग बोलते हैं। तो जो साबुन आसानी से झाग नहीं बनाता है, तो साबुन आसानी से नहीं बना रहा, वो पानी की वजह से नहीं बना रहा है। और वो पानी कैसा है, हार्ड वाटर है, इसलिए वो पानी की वजह से वो झाग नहीं बना पा रहा है। और उस पानी में क्या मिला हुआ है, Ca2+ और Mg2+ के लवण घुले हुए होते हैं उस पानी में। ठीक है, अब टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, तो टेम्पररी हार्डनेस का कारण क्या होता है कि टेम्पररी हार्डनेस होता क्यों है, तो इसका कारण है CaHCO3 ऑफ 2 और MgCHO3 ऑफ 2, इसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो इसके वजह से टेम्पररी हार्डनेस आता है। इसको हटाने का तरीका क्या है कि इसको हटाने का टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए सिर्फ हम उबालेंगे तो टेम्पररी हार्डनेस जो है वो हट जाएगा। अगर सिर्फ हम इसको उबाल दिए तो टेम्पररी हार्डनेस हट जाएगा, या फिर उसमें क्लार्क विधि से चूना मिलाएंगे तो भी अस्थायी कठोरता जो है टेम्पररी हार्डनेस वो हट जाएगा। वही चीज़ टेम्पररी हार्डनेस इसके वजह से आता है, और उसको हम बॉईल करेंगे, उबालेंगे तो ये टेम्पररी हार्डनेस हट जाएगा। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, CaSO4 की वजह से, या फिर MgSO4 की वजह से, या फिर CaCl2 की वजह से, या फिर MgCl2 की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस मतलब कि ये अस्थाई हार्डनेस हो गया, अस्थाई। इसको हम नहीं हटा सकते। क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई बॉइलिंग। बॉइलिंग से हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये रिमूव कैसे होगा, आयन एक्सचेंज से होगा, या फिर जीरो लाइट से होगा, या फिर सोडा लाइम प्रोसेस से होगा। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल मतलब शॉर्ट में देख लीजिए। टेम्पररी बाइकार्बोनेट होता है जिसको बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट सल्फेट होता है या क्लोराइड होता है जिसको केमिकल से ही हटाया जा सकता है। ये केमिकल से, ठीक है, इसको केमिकल से ही हटाया जा सकता है, इसको उबाल के हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उबालने से नहीं हटती है।
कौन, अस्थाई कठोरता जो है, परमानेंट हार्डनेस जो है। और हटाने के तरीके आयन विनिमय या फिर जियोलाइट या फिर सोडा लाइम विधि से हटाया जा सकता है। अस्थाई जो होता है बाइकार्बोनेट होता है, उबालने से हट जाता है। अस्थाई सल्फेट क्लोराइड होता है, ये रासायनिक विधि से हटता है। ईडीटीएम मेथड फॉर डिटरमाइनिंग हार्डनेस। ईडीटीएम मेथड क्या होता है, हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो उसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख लीजिए ईडीटीएम विधि की प्रक्रिया। तो पहले 100 ml पानी का नमूना शंक्वाकार फ्लास्क में लेंगे। इस हिसाब का जो फ्लास्क होता है उसमें हम 100 ml पानी लेंगे, ठीक है। और बफर घोल pH 10 डालें, उसमें हम बफर घोल डालेंगे। क्या डालेंगे, बफर घोल डालेंगे। EBT एरियोक्रोम ब्लैक टी सूचक मिला है, इसमें हम EBT मिक्स करेंगे, EBT मिक्स करेंगे। और जब इस तीनों को हम मिक्स करेंगे तो ये वाइन के तरह लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, वाइन के तरह लाल हो जाएगा। ईडीटीए घोल से अनुमापन करें। ईडीटीए घोल से हमको मापना है और अंत बिंदु घोल नीला हो जाता है। अब जब ईडीटीए घोल उसमें डालेंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे, मतलब मिलाएंगे, तो वो अंत में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। पहले लाल हो रहा था, उसके बाद लास्ट में वो नीला हो जाता है। ये ईडीटीए मेथड है। ईडीटीए मेथड का फुल फॉर्म, ईडीटीए मेथड क्या होता है, तो हम देख रहे थे ईडीटीए मेथड फॉर डिटरमाइनिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ईडीटीए मेथड का इस्तेमाल करके हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करना, ठीक है। तो ईडीटीए होता क्या है पहले, तो ईडीटीए होता है इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ये क्या करता है, ये जो है Ca2+ के साथ और Mg2+ के साथ मिलके Ca2+ आयन के साथ और Mg2+ आयन के साथ मिलके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। रिएक्ट मतलब Ca2+ और Mg2+ को रिएक्ट करवा के मिला के ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। कौन, ईडीटीए। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर दिखा देते हैं आपको इधर। इसका विधि क्या था, प्रक्रिया क्या था, पहले 100 ml का एक शंक्वाकार फ्लास्क में ठीक है 100 ml पानी लेंगे, 100 ml पानी लेंगे, उसमें बफर का घोल बनाएंगे जिसका pH 10 हो, जिसका pH कितना हो, 10 हो, उसका इसमें घोल बनाएंगे। और EBT एक सूचक आता है, EBT सूचक, इस तीनों को मिला के एक घोल बनाना है। घोल जब बनाएंगे तो ये वाइन के कलर का हो जाएगा। क्या, ये जो तैयार करेंगे तीनों का मिक्सर, तो ये वाइन कलर का मतलब कि रेड कलर का हो जाएगा। और फिर उसमें ईडीटीए घोल डालेंगे और फिर से मिलाएंगे तो ये नीला हो जाएगा, ठीक है। और ये सूत्र होता है इसका, सूत्र अगर याद रहेगा तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए आयन एक्सचेंज मेथड होता क्या है। तो प्रोसेस कॉलम 1 यहाँ पे देखिए, आयन विनिमय विधि की प्रक्रिया। कॉलम 1 धनायन विनिमय रेजिन, ये H+ प्रकार का होता है जो कि H+ प्रकार देता है, H+ देता है। और Ca2+ और Mg2+ को क्या करता है, रिमूव कर देता है और H+ को ऐड करता है। कौन, धनायन विनिमय, ठीक है। उसके बाद स्तंभ 2 ऋणायन विनिमय रेजिन, ये OH वो H+ देता था, ये OH- देगा और SO2- और Cl2- को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो H+ और OH- मिलकर बनता है H2O, जो कि शुद्ध जल हो जाता है, जिसको हम पी सकते हैं,
ठीक है। इसका फ़ायदा क्या क्या होता है, तो अस्थायी और स्थायी दोनों कठोरता हटाता है, पूरी तरह विखनिजीकृत होता पानी देता है, और रेजिन को HCl और NaOH से पुनर्जीवित किया जाता है। BOD और COD क्या होता है, तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया नीड्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे देखिए, जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ तोड़ने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो BOD होता है। ठीक है, मतलब कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए वही चीज़ है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया नीड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया की अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। इसको मेजर किया जाता है mg/लीटर में। ठीक है, और हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो उसका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो हमेशा 1 mg/लीटर से कम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो हमेशा 1 mg/लीटर से कम होना चाहिए, किसमें, पीने योग्य पानी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू केमिकली ऑक्सीडाइज्ड ऑल ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो हमको ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है वो COD में होता है। मेजर्ड यूजिंग पोटासियम डाइक्रोमेट। तो यूजिंग पोटासियम डाइक्रोमेट हम इसको मेज़र करते हैं। COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या फिर बराबर होगा। ठीक है, डिटरमाइंस लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन को डिटरमाइन करने का काम करता है, चेक करने का काम करता है, यूजिंग डिजाइनिंग सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने में तैयारी मतलब हेल्प करता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, देख लीजिए। 5 दिन में 20 डिग्री सेल्सियस पर मापा जाता है। पीने के पानी में BOD हमेशा 1 mg/लीटर से कम होना चाहिए, ये BOD की वजह से। अधिक BOD होता है मतलब अधिक प्रदूषण। COD रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ये सभी कार्बनिक पदार्थों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन देता है, कौन, COD। और ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट से मापा जाता है, और COD हमेशा BOD से क्या होता है, अधिक होता है, बड़ा होता है। ठीक है, महत्व, पानी के प्रदूषण का स्तर जानने के में उपयोग करता है, कौन, BOD। पानी के प्रदूषण का स्तर जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इस दोनों का इस्तेमाल हम पानी के प्रदूषण का स्तर जानने के लिए करते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन में काम करता है। ठीक है, तो BOD जो होता है जैविक या जीवाणु से याद रखेंगे, COD रासायनिक से याद रखेंगे, और COD जो होता है वो BOD से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इतना ध्यान रखना। न्यूमेरिकल, कैलकुलेट हार्डनेस एज CaCO3। तो हार्डनेस जो होता है वो इसको CaCO3 के इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सूत्र CaCl3 के रूप में कठोरता, लवण की मात्रा mg/लीटर इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो CaCl3 के रूप में कठोरता जो होता है उसका मतलब फॉर्मूला होता है लवण की मात्रा mg/लीटर इंटू 100, लवण का अनुभार। तो MgCl2 है, इसका मात्रा है 9.5 mg/लीटर। और ये नहीं देखिए, ये देखिए आप, MgCl2 जो है 9.5 mg/लीटर, MW है 95। ठीक है, तो 9.5 इंटू 100/95, क्योंकि 9.5 ये था, MgCl2 था, और 95 इसका जो है MW है। ठीक है, तो ये 95 और 100 फार्मूला वाला होता है, ये फार्मूला वाला 100। कहने का मतलब 9.5 जो है अमाउंट ऑफ साल्ट है, 95 जो है मॉलिक्यूलर वेट है साल्ट का, नमक का, और 100 फार्मूला वाला है। तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से 10 बार में ये कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 10 mg/लीटर। ऐसे CaSO4 का आएगा। CaSO4 का क्या आएगा, CaSO4 का जो अमाउंट ऑफ साल्ट है वो कितना है, 13.6 mg/लीटर है, और मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम MW बोलते हैं वो है 136। ठीक है, 136। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि
हार्डनेस नापने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ साल्ट इंटू 100 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट, है ना। तो अमाउंट ऑफ साल्ट मेरा कितना 13.6 है, तो 13.6 इंटू 100 तो होगा ही फॉर्मूला वाला, ये 13.6 इसके जगह 100 फार्मूला वाला, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 136 दिया था, तो 136 करेंगे। अब 13.6 था, ये 136, तो ये 10 बार में कट जाएगा और 10 से 100 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है 10, तो 10 mg/लीटर। वैसे ही CaCl2 का होगा, वैसे ही CaCl2 का होगा, तो CaCl2 का भी देख लीजिए आप। तो CaCl2 का जो अमाउंट ऑफ साल्ट कितना है वो 11.1 mg है, 11.1 mg/लीटर है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट कितना है 111 है, ठीक है। तो CaCl2 का अमाउंट ऑफ साल्ट है 11.1, तो फॉर्मूला जब होता है अमाउंट ऑफ साल्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट, तो 11.1 इंटू 100 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कितना 111 है, तो 111 10 बार में कटेगा, 10 से 100 10 mg/लीटर आंसर आएगा, ठीक है। अब टोटल हार्डनेस जो होता है वो हमको निकालने के लिए बोला गया। देखिए यहाँ पे हार्डनेस है CaCl2, तो इसका टोटल हार्डनेस हमको निकालना होता है, तो टोटल हार्डनेस कितना होगा 10 इसका आया, 10 इसका आया, 10 इसका आया, तो तीनों मिला के टोटल कितना हो जाएगा 30 mg/लीटर एज CaCl3 के लिए 30 mg/लीटर आएगा। ऑल थ्री गिव 10 mg/लीटर ईच, टोटल 30 mg/लीटर। अ वेरी कॉमन एग्जाम न्यूमेरिकल, ये लगभग हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन सेम न्यूमेरिकल नंबर के साथ। CaCO3 के रूप में कठोरता, लवण की मात्रा जो होता है CaCO3 के रूप में कठोरता जो होता है वही जो ऊपर था वही चीज़ है यहाँ पे, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं यूनिट 3 में चलते हैं। तो यूनिट 3 में हमको पढ़ना है ओर के बारे में, गैंग के बारे में, फ्लक्स के बारे में और स्लैग के बारे में। तो ओर क्या होता है, ओर अयस्क होता है, गैंग ही होता है, फ्लक्स होता है, और स्लैग होता है। ओर क्या होता है, अयस्क क्या होता है, वह खनिज जिससे धातु लाभप्रद रूप से निकाली जा सके, जैसे लोहे के लिए हेमेटाइट। तो हेमेटाइट पहले मान लो धरती के अंदर खोदते हैं तो हमको हेमेटाइट मिलता है, तो हेमेटाइट को जब हम सही से साफ वाफ करेंगे या फिर उसको छुड़ाएंगे तो उसमें से हमको चाहे इसका मतलब सही से निकालेंगे तो हमको लास्ट में लोहा बन के आता है, ठीक है। अब जैसे कि मिट्टी के अंदर से हेमेटाइट निकाला हो, हेमेटाइट से लोहा निकला, तो हेमेटाइट से लोहा निकलने के क्रम में उसमें से धूल मिट्टी कुछ ना कुछ निकला होगा, चाहे कंकर पत्थर निकला होगा, तो जो कंकर पत्थर निकला होगा वो गैंग होता है। क्या होता है, गैंग होता है। अयस्क में मौजूद अशुद्धियाँ जैसे कि रेत मिट्टी पत्थर, जैसे कि लोहा निकाले तो लोहा में जो मिट्टी उट्टी लगल रहेगा, चाहे पत्थर उत्थर टाइप का लगल रहेगा, वो गैंग होता है। समझ में आया। उसके बाद आता है फ्लक्स क्या होता है, गैंग के साथ क्रिया करके स्लैग बनाने वाला पदार्थ, फ्लक्स के साथ क्रिया करके एडेड टू रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म स्लैग। तो गैंग के साथ क्रिया करके स्लैग बनाने वाला पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। और स्लैग क्या होता है, फ्लक्स प्लस गैंग से पिघली हुई अशुद्धि, फ्लक्स और गैंग से जो अशुद्धि बनता है, पिघलता है, उसी को हम स्लैग बोलते हैं। ये पिघली धातु पर तैरती है। धातु क्रम के चरण, धातु क्रम का चरण क्या होगा, 5 चरण में ये होता है। पहले क्रश एंड ग्राइंड करेगा, जिसको कुचलना और पीसना बोलते हैं। फिर कंसंट्रेशन, सांद्रण करेगा, गैंग हटाएगा, जो कचरा होता है वो हटाएगा। फिर रोस्ट करेगा या कैल्सिनेशन करेगा, इसको गर्म करना। फिर रिडक्शन, अपचन करेगा, ऑक्साइड से धातु निकालना। और फिर रिफाइनिंग करेगा, शुद्धिकरण करेगा। ये 5 चरण होता है, 5 स्टेप्स होता है किसका, धातु कर्म के। इसको हम स्टेप्स इन मेटालर्जी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा स्टेप्स इन मेटालर्जी, तो आपको यही लिखना है कि इसमें 5 स्टेप होता है। पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, फिर कंसंट्रेशन करेंगे, रिमूव करेंगे गैंग को, जो कचरा होता है उसके साथ, ठीक है। फिर उसको हम हीट करेंगे, रोस्ट करेंगे, और फिर रिडक्शन, कन्वर्ट ऑक्साइड टू मेटल कन्वर्ट करने का काम करेंगे, और लास्ट में रिफाइनिंग करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे। ये मेटलर्जी का स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे और कॉपर पाइराइट CuFeS2 का होता है, तो इसको हमको निकालना है और, ठीक है।
अब इसमें स्टेप 1 सांद्रण झाग प्लवन विधि है। फ्लोटेशन, फिर भर्जन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे इस विधि से, फिर स्मेल्टिंग करेंगे, वो उसको गलाना होगा, और लास्ट में स्टेप 4 में बेसेमरीकरण करना होगा, और लास्ट में विद्युत अपघटनी परिष्करण करके हमको तैयार करना होगा। तो फ्लोटेशन पहले होगा, फिर रोस्टिंग होगा, फिर स्मेल्टिंग होगा, फिर बेसेमराइजेशन होगा। बेसेमराइजेशन स्टेप 1 जिसको बेसेमरीकरण करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर 98% शुद्ध होगा इसमें, और लास्ट में इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद वो लगभग 100% शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब अभी सबसे गंदा स्टेप 1 में सबसे गंदा है, फिर उसको हम रोस्ट किए तो थोड़ा सा साफ़ हुआ, तो मान लो पहले एकदम 100% गंदा था, अब साफ़ किए तो 30% साफ़ हो गया, अब 30% शुद्ध पदार्थ हैं जो भी, जैसे लोहा ही है तो 100% गंदा था, अभी 30% शुद्ध हो गया। फिर गलाना, उसको गलाएंगे, ठीक है, तो मान लो अब 50% शुद्ध हो गया। अब उसको बेसेमरीकरण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसेमराइजेशन, वो करेंगे तो लगभग 98% प्योर हो जाएगा, और लास्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर देंगे तो वो लगभग 100% क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। वही चीज़ है, ठीक है। तो पहले झाग प्लवन करेंगे, फिर भर्जन करेंगे, फिर गलाना होगा, फिर बेसेमरीकरण होगा, और लास्ट में विद्युत परिष्करण करेंगे तो 100% लगभग प्योर हो जाएगा। अलॉयज़ क्या होता है? तो अलॉयज़ क्या होता है? अलॉयज़ लोहे पे आधारित होता है। अलॉयज़ वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा खुद से, जिसमें फेरस होता है और नॉन फेरस होते हैं। इसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो आप खुद से ही देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडिशन एंड कंडीशन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मोनोमर्स विथ C=C, डबल बॉन्ड्स joined together by breaking the double bond, no by-product released, example polythene from ethylene, PVC from vinyl chloride, polypropylene. Condensation polymerization, two different monomers join with release of small molecules। दो डिफरेंट मोनोमर्स ज्वाइन करेगा जब छोटा मॉलिक्यूल हटेगा तब, दो मोनोमर्स ज्वाइन करेगा जब छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होगा तब, जैसे कि H2 और HCl रिलीज होगा तब। एग्जांपल नाइलॉन 66, ठीक है। तो C=C, दोहरे बंध वाले मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, दोहरा बंध टूटता है। तो जब दो बंध वाले मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तो दोहरा बंध क्या होगा, टूटेगा। कोई उपोत्पाद नहीं निकलता, कोई उत्पाद नहीं निकलता। उदाहरण पॉलीथीन, एथिलीन से पॉलीथीन निकलता है, PVC विनाइल क्लोराइड से निकलता है, प्रोपिलीन। ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिए। संघनन बहुलीकरण, कंडेंशन पॉलीमराइजेशन, दो अलग अलग मोनोमर जुड़ते हैं और H2 और HCl निकलता है। दो अलग अलग मोनोमर जुड़ेंगे तो H2 और HCl निकलेगा। उदाहरण नाइलॉन 66 और टेरिलीन बेकलाइन। वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं हिंदी में। प्राकृतिक रबर की समस्याएं, गर्मियों में मुलायम और चिपचिपा, सर्दियों में भुरभुरा हो जाता है। तो गर्मी में मुलायम हो रहता है और चिपचिपा रहता है, लेकिन सर्दी में क्या हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, टाइट, ठीक है। और भुरभुरा का मतलब छूटने लगता है, और रसायनों से प्रभावित होता है, तन्य शक्ति कम हो जाती है, उसका शक्ति कम हो जाती है। तन्य शक्ति इन द सेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। वल्कनीकरण प्रक्रिया, वल्कनाइजेशन क्या होता है? तो प्राकृतिक रबर को 1.5 से 5% सल्फर के साथ 100 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। सल्फर पॉलीमर श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंक्स बनाता है, रबर मजबूत बन जाता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक रबर को 1.5 से 5% सल्फर के साथ 100 से 100 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तब सल्फर पॉलीमर श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंक्स बनाता है और रबर मजबूत बन जाता है। फ़ायदे इसके क्या क्या होते हैं? बहुत अधिक कठोर और मजबूत बनता है। गर्मी 14 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रसायनों से प्रतिरोधी होता है।
ये नहीं गलेगा। बेहतर लचीलापन और तन्य शक्ति अच्छा हो जाता है। उपयोग टायर, ट्यूब, दस्ताने, कन्वेयर बेल्ट, गैसकेट, ये सब वैसे ही बनता है। इन फॉर सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन वर्सेस एमोरफोस सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय सॉलिड्स क्या होता है, तो कण, परमाणु, अणु, आयन नियमित आवर्ती त्रिआयामी व्यवस्था क्रिस्टल जालक में होते हैं। ठीक है, बताओ। तो क्रिस्टलीय ठोस कण और परमाणु, अणु, आयन नियमित आवर्ती त्रिआयामी व्यवस्था में होते हैं। त्रिआयामी व्यवस्था में होता है जिसमें अणु, परमाणु, आयन होते हैं। निश्चित गलनांक होता है, गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। उदाहरण NaCl, हीरा, क्वार्ट्ज, लोहा, इसका सबका निश्चित गलनांक होगा। एक निश्चित मतलब कि समय पे ये गलने लगेगा। जैसे कि NaCl है, नमक है, तो उसको धूप में छोड़ देंगे तो एक नियमित गलनांक के बाद वो गलने लगेगा, मतलब कि जब उसका टेम्परेचर क्रॉस होगा उसके बाद वो गलना शुरू हो जाएगा। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है वैसे वो ठोस पदार्थ। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, कण अनियमित व्यवस्था तरीके से सजे होते हैं, कोई निश्चित गलनांक नहीं, एक सीमा में मुलायम होते हैं, संदिश। तो ये होता है ठोस, लेकिन इसमें गलनांक नहीं होता है। इसको कितना भी धूप में रख देंगे तो ये कितना भी धूप में रख देंगे तो ये गलेगा नहीं। जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक, कोयला, तार, ये सभी को कितना भी धूप में रख देंगे ये गलेगा नहीं। ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये 4 तरह का होता है। एक मॉलिक्यूलर, एक आयनिक, एक मेटालिक एंड एक कोवालेंट। मॉलिक्यूलर, वीक वैंडर वॉल्स फोर्सेस, सॉफ्ट लो MP, एग्जाम्पल्स आइस, CO2, शुगर। यहाँ पे देखिए हिंदी में। मॉलिक्यूलर, दुर्बल वांडेर वॉल्स बल, मुलायम, कम गलनांक होता है, और उदाहरण बर्फ, CO2 और चीनी, ये सभी क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर होता है, गलने लगता है। आयनिक, विद्युत स्थैतिक आकर्षण, कठोर, उच्च गलनांक, पिघले घुले में चालक, उदाहरण NaCl, KCl। धात्विक, मेटालिक, मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र, कठोर, उच्च गलनांक, उत्कृष्ट चालक, उदाहरण FeCO, AO। और सहसंयोजी, कोवेलेंट नेटवर्क, विशाल 3D नेटवर्क में सहसंयोजी बंध, अत्यंत कठोर, उदाहरण हीरा। ये सभी अत्यंत कठोर होता है। कौन, सहसंयोजी। सहसंयोजी जो होता है अत्यंत कठोर होता है। धात्विक जो होता है इसका गलनांक ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक उच्च गलनांक पे जाके गलने जरूर लगता है। और आयनिक वो तो गलने वाला ही होता है। ठीक है, फिर यूनिट सेल्स, इसमें SC, BCC और FCC आता है। तो SC मतलब सिंपल क्यूबिक, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स ओनली, 8 कॉर्नर्स होता है। एटम, सेल, 1, पैकिंग 52.4%, एग्जाम्पल पोलोनियम। BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कॉर्नर होता है, 1 सेंटर होता है, एटम्स 2 होता है, और पैकिंग 68% होता है, एग्जाम्पल FeWCrNaK। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स होता है, 6 फेस सेंटर्स होता है, एटम, सेल 4 होता है, पैकिंग 74%, एग्जाम्पल AlCO, AU, Ag, Ni। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग होता है 74%, जो फेस में होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होता है। BCC में 68%, तो SC में 52%। BCC मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और SC मतलब सिंपल क्यूबिक। एक कोष्ठिका, यूनिट सेल, सरल घनीय SC, मतलब कि SC जो था क्या था, सिंपल क्यूबिक। वो केवल 8 कोनों पर परमाणु होते हैं। इसमें परमाणु जो होता है 1 होता है, और संकुलन 52.54% होता है, उदाहरण पोलोनियम। ये तो देख लिया अभी, हिंदी में आप पढ़ना है तो हिंदी में आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी, तो की कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रिकल थ्योरी प्रॉपर्टीज का जो की कॉन्सेप्ट है, एक वैलेंस है, कंडक्शन बैंड है, और बैंड गैप है। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, इसमें एनर्जी बैंड जो है लोअर होता है और फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। एनर्जी बैंड लो होता है और इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। कंडक्शन बैंड, हाइयर एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, इलेक्ट्रॉन्स आराम से यहाँ चलता है, किसमें, कंडक्शन बैंड में। बैंड गैप, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज देयर बैंड गैप में। टाइप्स क्या क्या होता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स।
तो वही है। वैलेंस बैंड क्या होता है, निम्न ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है। कंडक्शन बैंड उच्च ऊर्जा बैंड होता है, इसमें लो ऊर्जा होता है, इसमें हाई ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है कौन, वैलेंस बैंड, और यहाँ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से चलते हैं, फ्रीली कहीं भी जा सकता है, वो कंडक्शन बैंड में होता है। और बैंड गैप में दोनों बैंडों के बीच ऊर्जा का अंतर जो होता है वो बैंड गैप होता है। प्रकार चालक 3 प्रकार का होता है, एक कंडक्टर्स होता है, एक इंसुलेटर, एक सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होता है, तो बैंड आपस में ओवरलैप जो करता है, ठीक है, ओवरलैप जो करता है इसमें कोई अंतर नहीं होता है, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, वो कंडक्टर्स होता है। इंसुलेटर क्या होता है, बहुत बड़ा बैंड अंतराल होता है, अंतर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, लगभग सेम होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंतराल होता है, बिजली नहीं चलती। उदाहरण लकड़ी, कांच, रबर, ये सबसे बिजली नहीं चलती, ठीक है। ये कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक कहा जाता है लकड़ी ये सब, ठीक है, सॉरी, हाँ। फिर अर्धचालक जिसको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ये छोटा बैंड अंतराल होता है 0.1 से 3 ईवी तक, ये कमरे के तापमान पर कम और गर्म होने पर बेहतर चालक होता है, जैसे कि SiJ। चालक जो है ओवरलैप करेगा, अर्धचालक छोटा अंतर होता है और कुचालक बड़ा अंतर होता है। चालक ओवरलैप करता है क्योंकि सेम होता है लगभग, अर्धचालक छोटा अंतर होता है और कुचालक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लास्ट ब्रैग्स लॉ एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन। ब्रैग्स लॉ और एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है क्या, तो ब्रैग्स लॉ क्या होता है, यहाँ पे देखिए ब्रैग का नियम। तो ब्रैग के नियम में परावर्तन की कोटि होती है, एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य होता है, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी होती है और आपतन कोण होता है, जिसको हम n, लैम्डा, d और थीटा में मापते हैं। महत्व, क्रिस्टल में परमाणु तलों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो परमाणु तलों के बीच जो दूरी है वो ज्ञात किया जा सकता है। क्रिस्टल संरचना BCC और FCC निर्धारित होती है। न्यायालय विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, दवा विश्लेषण में उपयोगी होता है। इसका सूत्र होता है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। पहली कोटि का परिवर्तन के लिए n इक्वल टू 1 होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें से 18 नंबर का था, इसको आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला ये है, m इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। एम जहाँ पे द्रव्यमान है, जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और आई है धारा और टी है समय, ठीक है। एम है द्रव्यमान, जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, एम है मास, जेड है इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट, आई है करंट और टी है टाइम इन सेकेंड्स। फैराडे का दूसरा नियम, ई है तुल्यांक भार, अनुभार, ई है तुल्यांक भार जिसका फॉर्मूला होता है E1 बटे E2, जिसको हम बोलते हैं अनुभार बटे संयोजकता, ठीक है। संख्यात्मक उदाहरण क्या होता है, CuSO4 में 2A धारा 2 घंटे के लिए, ये फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप। लास्ट दूसरा है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें डेनाइल सेल होता है, यहाँ पे देखिए हिंदी में डेनियल सेल होता है, जो कि जिंक होता है, और Cu सेल होता है जिसमें एनोड निगेटिव होता है, जैसे ZnSO4 में जिंक ऑक्सीजन, जिंक प्लस में होता है, Zn2+, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा क्योंकि हमको संयोजन करना है, तो इलेक्ट्रॉन 2 माइनस में होगा। कैथोड प्लस में होगा CuSO4 में कॉपर, तो अब चैन Cu2+, तो 2 माइनस में होगा कॉपर। लवण सेतु साल्ट ब्रिज KCl बटे KNO3 विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, कौन, साल्ट ब्रिज। समग्र अभिक्रिया टोटल अभिक्रिया बताता है, तो जैसे ZnCl2 तो Zn2+ प्लस CO, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन और EMF कैलकुलेशन क्या होता है, तो नर्स्ट इक्वेशन जो होता है E इक्वल टू ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू इन माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग क्यू, ये फॉर्मूला होता है किसका, नर्स्ट इक्वेशन का। ये आपको ध्यान रखना, उसी पे सवाल बनेगा, उस पर आप सवाल बना लीजिए, ठीक है। आगे लीड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, तो ये बनता है एनोड से, कैथोड से और इलेक्ट्रोलाइट से। लीड स्टोरेज बैटरी एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट से, जिसमें लीड प्लेट होता है, लीड डाइऑक्साइड होता है और डाइल्यूट H2SO4 होता है। EMF 2 वोल्ट पर सेल्स, 6 सेल्स 12 वोल्ट कार बैटरी। डिस्चार्जिंग यूजिंग द बैटरी, एनोड
कैथोड और रिजल्ट। यहाँ पे देखो संरचना कंस्ट्रक्शन, एनोड शीशे की प्लेटें होता है, कैथोड लेड डाइऑक्साइड की प्लेटें होता है और विद्युत तनु 12 वोल्ट कार बैटरी होता है। डिस्चार्जिंग बैटरी उपयोग करते समय PbSO4 में जमा होता है, PbO2 कैथोड होता है, परिणाम दोनों प्लेट PbSO4 बन जाती है, H2SO4 कमज़ोर पड़ जाता है डिस्चार्जिंग के समय पर, इसलिए डिस्चार्ज होता है। और चार्जिंग, फिर से हमको चार्ज करना है तो विपरीत अभिक्रियाएं होती है, प्लेटें पुनः रूप में आ जाती है और H2SO4 सांद्रता बढ़ती है। दोनों प्लेटों पर PbSO4 अम्ल कमजोर, चार्ज विपरीत। कोरोजन टाइप्स एंड प्रिवेंशन, 100% पूछने वाला सवाल है कोरोजन। तो कोरोजन होता है क्या? तो कोरोजन के प्रकार पढ़िए। कोरोजन के 2 प्रकार होता है, शुष्क और आर्द्र, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्राई एंड वेट। ड्राई मतलब सूखा हुआ और वेट मतलब भीगा हुआ। मेटल रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ गैसेस, वो होता है ड्राई। और अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि मॉइस्चर कहने का मतलब जैसे धूल रहता है तो धूल में मॉइस्चर रहता है, हल्का हल्का पानी टाइप का रहेगा, उसको मॉइस्चर बोलेंगे। तो उस टाइप से रहे तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। नमी की उपस्थिति होता है, अधिक सक्रिय धातु एनोड गलती है, ठीक है, गलना शुरू हो जाता है यहाँ पे। और सीधे यहाँ पे धातु सीधे गैसों से क्रिया करती है। शुष्क में धातु जो सीधे गैसों से क्रिया करती है, लेकिन आर्द्र में नमी की उपस्थिति होते हैं, अधिक धातु सक्रिय होता है। लोहे पर जंग कैसे लगता है? तो जैसे Fe है, इस विधि से लगता है, देख लीजिए। रोकथाम उसको कैसे किया जाए कि लोहे पे जंग ना लगे? तो पेंट और कोटिंग करना है, भौतिक अवरोध पैदा करके गैल्वेनीकरण करना है, लोहे की जिंक की परत से विद्युत लेपन करना है। यही 3 आप लिखिए, काफ़ी है उतना। और जंग के लिए चाहिए लोहा और ऑक्सीजन। लोहा और ऑक्सीजन का मतलब कि भेंट होगा, तो वो जो लोहा ऑक्सीजन और पानी का भेंट होगा तो आपको लोहा पे जंग लगा देगा। और जंग को हटाने के लिए इस तीनों में से किसी एक को हटाइए, मतलब इस तीनों में से किसी एक को हटाइए तो जंग रुक जाएगी। और जंग को हटाना है तो या तो जंग से बचना है तो या तो पेंट करके रखिए या फिर गैल्वेनीकरण करके रखिए, जो लोहे पर जिंक की परत चढ़ा के रखिए, विद्युत लेपन करके रखिए। ये सभी से आप मतलब जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा 5वां यूनिट ख़त्म होता है। आप इसमें बहुत सारे चीज़ आई होप कि आपको रिपीट करना होगा, तो आप रिपीट कर लीजिए या फिर गूगल का भी सहायता लेके आप अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।